दिख रही नहीं, थोड़ा ऊपर। कौन हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करना, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच रही है ना? सुना।
आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, अब आ रही है क्या? एक मिनट सुनना। अरे गगन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ मैं चेंज कर रहा था, माइक चेंज कर रहा था, 2 मिनट दीजिए, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब आ रही होगी आवाज, क्लियर होगी। 2 आईडी होंगी इसमें, 2 आईडी होंगी, मेरे ही नाम से 2 आईडी होंगी, है ना, मेरे नाम से 2 आईडी होंगी। एक से वीडियो आ रहा होगा और दूसरे से आवाज आ रही होगी, ऐसा कुछ होगा, है ना। मेरे ही नाम से 2 आईडी हैं, ऑडियो दूसरे से आ रही होगी, वीडियो दूसरे से आ रही होगी, आप लोग मैनेज कर लेना, है ना, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है, सुनो, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली, वो उस वाली आईडी से अब वॉइस क्लियर नहीं थी, है ना, ऑडियो क्लियर नहीं था उस वाले कैमरे का ना। सुनो, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो हम लोग एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा और जेड से। जब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो आर थीटा और फाई से डिनोट करते हैं। देखना एक मिनट, थोड़ी सा धैर्य रखना, डेरिवेशन बड़ा है। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस समय मैं रेडिएशन बताऊंगा ना आपको,
कन्वेक्शन के बाद जब रेडिएशन में हम लोग आएंगे ना, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन एक बार समझ में आ गया तो, है ना। ध्यान से देखना, हम लोग थर्ड नंबर बात कर रहे हैं। हम लोग थर्ड नंबर बात कर रहे हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सुनना, मामला क्या है, मान लो कि यहां पर एक हेमिस्फीयर दे रखा है, मान लो कि यहां पर एक हेमिस्फीयर दे रखा है, ये कोई एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक, कल मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा था कुछ इस तरह से कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी कुछ ऐसे। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल एक सर्किल ड्रॉ करोगे और एक वर्टिकल सर्किल ड्रॉ करोगे, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मैं उस एरिया में इंटरेस्टेड हूं। देखो मामला कुछ ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है कुछ ऐसा, और एक वर्टिकल सर्किल है कुछ ऐसा। और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूं। मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूं। मैं इस एरिया को यहां पर डिनोट कर रहा हूं, देखो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये जो एरिया हम लोगों ने दिखाया है ना, मैंने दिखाया है ना, उसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं और आपको एंगल वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक बार, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। आपको दे रखा होगा ये कुछ ऐसा है, आपको दे रखा होगा कि यहां से कुछ आर रेडियस पे है, ये आपको दे रखा होगा कि यहां से कुछ आर रेडियस पे है और ये कितना है, डी आर है। ये आर रेडियस पे है, कितना है, डी आर है। यहां पर दे रखा होगा कि इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कुछ कितना है, थीटा है, और जो ये सॉरी वर्टिकल प्लेन पे जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कुछ एंगल होगा भाई, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल भी तो ड्रॉ किया था, ये वाली जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे जो एंगल है वो देखो कितना होगा। आप इसका यहां पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, आप इसका यहां पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, ये कुछ ऐसा होगा। और ये जो यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल है वो कितना है, फाई है, और ये कितना है, डी फाई है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 2 मिनट सुनो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक, ध्यान से सुनना, यहां से कुछ आर रेडियस पे कोई एक स्ट्रिप है, आर रेडियस पे, आर रेडियस पे कोई समस्या नहीं है। ये जो आर रेडियस पे है इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा है। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा है। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा है, कोई समस्या नहीं है। आर रेडियस पे और वर्टिकल एंगल थीटा पे यहां भी हो सकता है, आर रेडियस और वर्टिकल एंगल थीटा यहां भी हो सकता है,
आर रेडियस और वर्टिकल एंगल थीटा यहाँ भी हो सकता है, आपको हॉरिजॉन्टल सर्किल में भी एंगल फिक्स करना पड़ेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में एंगल है वो कितना है, फाई है, और ये डी फाई है। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या नहीं? अच्छा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे जस्ट सामने एक स्क्रीन लगी हुई है ना? तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, है ना? और सारी चीज़ें क्लियर है ना? देखो, जब प्रॉब्लम होती है मैं अपने आप बता देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर है, मुझे दिख रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना? सुनो, मैं यहाँ पर आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट देखना। आपको साइड का दिखाई दे रहा है? दे रहा है। सुनो, ये मान लो ये x है, ये y है, और ये z है, ठीक? अब यहां पर सुनना, मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल एंगल था। ध्यान से सुनना, ये हॉरिजॉन्टल एंगल था, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल था, और ये वर्टिकल सर्किल था। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल था और ये वर्टिकल सर्किल था, ऐसा, ठीक? यहां पर रेडियस ये थी r। मुझे बता दो कि ये जो रेडियस r है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल की है या वर्टिकल सर्किल की है? ये जो रेडियस r है, हॉरिजॉन्टल सर्किल की है या वर्टिकल सर्किल की? ये वर्टिकल सर्किल की है। इस बात को इमेजिन कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हैं? ये वर्टिकल सर्किल की है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा है। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा है। और अगर ये थीटा है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r साइन थीटा। बात समझ पाए? अगर ये r है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? ये r, ये थीटा, तो ये r साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा, ठीक? वर्टिकल सर्किल कैसे लिया हुआ है, सुनो। आप लोगों को ये वाला डायग्राम समझ में आया था क्या? ये वाला डायग्राम समझ में आया था, हाँ या नहीं? कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेडिएशन में भी रिपीट करेंगे अपन। इस वाले डायग्राम में कोई प्रॉब्लम थी? क्लियर है ये डायग्राम? ठीक, ये डायग्राम क्लियर है, तो ये डायग्राम भी क्लियर होगा। भाई यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसा एक वर्टिकल सर्किल बनेगा, ऐसा एक वर्टिकल सर्किल बनेगा। तो वर्टिकल सर्किल में जो एंगल है वो थीटा है, और एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बनेगा, उसमें एंगल कितना है, फाई है। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये दिख रहा होगा आपको, और एक ये वर्टिकल सर्किल होगा। मैंने पूरा नहीं बनाया है, नीचे भी होगा, ये पूरा ऐसा होगा, मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है। ये पूरा एक वर्टिकल सर्किल होगा। तो ये जो रेडियस आर है वो वर्टिकल सर्किल की है, ना कि हॉरिजॉन्टल सर्किल की। और अगर ये आर है और ये थीटा है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक, इसका मतलब है कि ये जो वर्टिकल सर्किल है, ये जो डी थीटा है, ये जो डी थीटा है, ये जो वर्टिकल सर्किल है, इसकी रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है, जिसका एंगल डी फाई है, इसकी रेडियस आर नहीं है, आर साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस है आर साइन थीटा और एंगल है डी फाई, तो आर साइन थीटा इंटू डी फाई हो जाएगा। देखो ये बातें समझ में आई क्या, हाँ या नहीं?
अरे हेमीस्फीयर बेटा, मैं पूरा सर्किल दिखा रहा था, नीचे हेमीस्फीयर है पता है मुझे, मैं पूरा सर्किल दिखा रहा था उस बच्चे को कि पूरा सर्किल हो सकता है ना। इसको एक बार ड्रॉ करो फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार ड्रॉ करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक बार ड्रॉ करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉ कर लेना बेटा, ड्रॉ तो करो, मैं बोल तो रहा हूँ। एक बार ड्रॉ करो, मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। एक बार इसको ड्रॉ करो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ड्रॉ कर लेना तो मुझे बता देना। मैं दोबारा से ड्रॉ करके शुरुआत से बता दूंगा, एक बार ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ हो जाए तो मुझे बता देना, है ना। एंड से टच जब होगा जब आप कैपिटल आर रेडियस पे ड्रॉ करोगे। सूर्यांश पूछ रहे हो, एंड से बेटा टच 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 होगा जब आप कैपिटल आर रेडियस पे टच ड्रॉ करोगे। मैंने कैपिटल आर रेडियस पे ड्रॉ नहीं किया है, उससे कुछ कम पे ड्रॉ किया है, तो एंड पे टच नहीं करेगा, है ना। जेड में आर रेडियस तक है, आपको समझाने के लिए बताया हुआ है बेटा। अगर इसको मैं यहाँ पर मिला दूंगा तो आपको एक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर रेडियस और यहाँ पर रेडियस बराबर ही होगी, है ना। आपको समझाने के लिए स्ट्रिप बताया हुआ है मैंने कि एक वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से हो सकती है ना। आपको समझाने के लिए केवल स्ट्रिप बताई है कि वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे हो सकती है ना।
नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा था। जो बात समझ नहीं आई थी आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, देख लो एक बार। सुन लो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट देख लो। इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन में भी डिस्कस करेंगे। समय को लेकर के चिंतित मत हुआ करो, है ना। 2 मिनट सुनो। मैं ये कह रहा था, ये एक्स है, ये वाई है, या फिर ये एक ऐसा हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 सर्कल होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ध्यान से सुनना, ये एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, और एक ये वर्टिकल है। ठीक। ये वर्टिकल है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। और ये जो वर्टिकल है ना, इसका इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी, एक ये जो कोन बनेगी, इसका एक तो वर्टिकल से कुछ एंगल होगा, वर्टिकल से एंगल मतलब ये वाला एंगल थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल में कुछ एंगल होगा फाई। मतलब ये हेमिस्फीयर के वर्टिकल प्लेन में भी एंगल होगा और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एंगल होगा, कितना फाई। ये बता रहा था मैं। और अगर इस कोन को आप यहां पर ड्रॉ करोगे ना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहां पर ड्रॉ करोगे, ये जो वर्टिकल से एंगल है ये थीटा है, तो ये डी थीटा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन लोगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल है ये वाला, ये फाई है, तो ये कितना है, ये डी फाई है। ऐसा। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर इस वर्टिकल वाले की रेडियस कितनी थी, वर्टिकल वाले की रेडियस कितनी थी, आर थी, और ये डी थीटा है, तो ये कितना हो गया, आर डी थीटा। और हॉरिजॉन्टल वाले की रेडियस आपने ही मुझे बताई है कितनी थी, आर साइन थीटा थी, और ये एंगल कितना है, डी फाई, तो ये आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई। ऐसा होगा। और ये आर रेडियस पे ये वाली स्ट्रिप कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी। तो इसकी 3 साइड आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, एक डी आर, एक आर डी थीटा, और एक आर साइन थीटा इंटू डी फाई। 3 साइड हैं, और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग से इस एलिमेंट को निकाल करके, और इसमें मैं हीट ट्रांसफर को एनालाइज करूंगा थीटा डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में। देखना, मैं इस वाले को ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, है ना, देखना। देखो मामला कुछ ऐसा होगा,
ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये रेडियस r थी और रेडियल डायरेक्शन में ये dr था, ये आपका d थीटा था, और ये वाला आर्क आपका आर डी थीटा था, और एक और था आपका ये वाला, और ये कितना था आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। उसी एलिमेंट को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, एक साइड उसकी डी आर थी, एक साइड आर डी थीटा थी, और एक साइड आर साइन थीटा इंटू डी फाइव थी। बात समझ पाए कि इसको कहां से निकाला है हमने? बात समझ में आई कुछ कुछ? अब इसमें मैं एनालाइज करूंगा हीट को तीनों डायरेक्शन में। तो हीट को तीनों डायरेक्शन में आप देखोगे तो देखो, रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी क्यू आर, और एग्जिट होगी क्यू आर प्लस डी आर। ये थीटा डायरेक्शन है, हीट एंटर होगी क्यू थीटा, और एग्जिट होगी क्यू थीटा प्लस डी थीटा। और इसके परपेंडिकुलर ये डी फाइव है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? क्यू फाइव, और बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिट होगी, बोर्ड के बैक साइड में एग्जिट होगी क्यू फाइव प्लस डी फाइव। यही हम लोगों ने किया था किसमें? सिलेंडर वाले में। ये बात समझ नहीं आई आपको? इसमें कोई डाउट है क्या? यार वही जो एलिमेंट वहां पर दिखाया था, एक साइड डी आर, एक साइड आर डी थीटा, और एक साइड आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, उसको यहां पर निकाल करके ड्रॉ कर दिया। ये डी आर, ये आर डी थीटा, ये आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? साइन वाला प्रोजेक्शन समझ नहीं आया, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सुनो, ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था। ये हॉरिजॉन्टल एंगल था, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्किल था, ये वर्टिकल सर्किल था। ये रेडियस आपने ही मुझे बताई कि ये वर्टिकल सर्किल की है। भाई ये रेडियस किसकी है? वर्टिकल सर्किल की है ना। और ये एंगल यहाँ पर वर्टिकल से एंगल कितना था? थीटा। और ये बचपन से सबको पता है, 11th क्लास के बच्चे को बताऊंगा ना कि आर है और ये थीटा है, तो वो भी मुझे बता देगा कि ये आर साइन थीटा है। यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आपने पढ़ी है ना, और आपको ये मैं बताऊं कि ये आर है और ये थीटा है, तो आप मुझे बता दोगे कि आर साइन थीटा है। एंड द आर साइन थीटा इज द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्किल। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? बेटा इसके अलावा कोई प्रोजेक्शन लिया ही नहीं हम लोगों ने। सुनो, डाउट उसी समय पूछा करो यार। सुनो देखो, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है? 2 मिनट सुनना, 2 मिनट इमेजिन करना। ये यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ से कितनी रेडियस पे है? आर रेडियस पे। ये वर्टिकल से कितना एंगल है? थीटा। हॉरिजॉन्टल में कहीं यहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल से भी तो कुछ एंगल होगा भाई। हॉरिजॉन्टल एक सर्किल है ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में भी तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ से कितने एंगल पे है। तो ये वाला एंगल जो दे रखा है ये फाई है, मतलब कुछ ऐसा है, ये कुछ है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो आपको यहाँ से पता है कि थीटा एंगल पे, ठीक है, लेकिन यहाँ इस वाले सर्किल में भी तो पता होना चाहिए ना किस एंगल पे है। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल पे है वो फाई है ना? बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? है ना? सिंपल सी बात है यार। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे ना 3D में, तो केवल वर्टिकल सर्किल से एंगल बताओगे क्या? नहीं ना, हॉरिजॉन्टल में भी तो उसका एंगल बताओगे। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसका एंगल है वो फाई है, और जो वर्टिकल सर्किल में एंगल है वो थीटा है।
और रेडियस कितनी है r है, और वो रेडियस किसकी है, वर्टिकल सर्किल की, तो हॉरिजॉन्टल सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, r sin थीटा, सिंपल है ना। सुनना, आपको इमेजिन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद नेट पे सर्च मारना, पूरा 3D स्फीयर सर्च मारना कि स्फीयर में कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई ईगो वाली बात नहीं है ना। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में, तो एक बार सर्च मारना कि स्फीयर को 3D में किस तरह से डिनोट करते हैं, तो उसमें आपको फोटोज मिल जाएंगी थीटा और फाई की, है ना, एनिमेशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। सुनो, मुझे क्या करना है, देखो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जनरेशन माइनस क्यू स्टोरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू जनरेशन और क्यू स्टोरेज वही हो जाएंगे, मुझे निकालना केवल क्या है, क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो देखो मैं क्यू इन माइनस क्यू आउट लिख रहा हूं किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डेल क्यू आर अपॉन डेल आर इंटू डी आर, ऐसा। तो देखो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल आर, और ये जो क्यू आर है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ के डी टी अपॉन डी आर इंटू डी आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल आर के। ये एरिया कौन सा होता था फूरियर्स लॉ में, एरिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर, याद करो किस डायरेक्शन में लिख रहे हो, रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर एरिया देखना ध्यान से। रेडियल डायरेक्शन में हीट यहां पर निकल रही है, देखो ये निकल रही है, ये रेडियल डायरेक्शन में हीट निकल रही है, तो एरिया परपेंडिकुलर ये होगा क्या, ए बी सी डी, ये एरिया होगा परपेंडिकुलर, यहां से हीट निकल रही है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये आर्क है आर डी थीटा और ये आर्क है आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। तो देखो एरिया हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में हीट यहां से निकली, परपेंडिकुलर एरिया ए बी सी डी, ये आर्क है आर डी थीटा और ये है आर साइन थीटा डी फाइव, के इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, डी टी अपॉन डी आर इंटू डी आर। मुझे बता दो आपको एरिया समझ में आया, हाँ या नहीं, एरिया समझ में आया, ठीक है। सुनो, यहां से आर स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर, एक के आएगा, दो के नहीं आएंगे, के आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर, और बाकी डी थीटा साइन थीटा और डी फाई ये कॉमन आ जाएगा, तो बाहर बचेगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई इंटू डी आर, ऐसा। अब 2 मिनट सुनो, ये जो पूरा स्ट्रिप है ना, ये पूरा एलिमेंट है, अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखना चाहूं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो इसका वॉल्यूम होगा, इसकी 3 साइड है, तीनों साइड का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। एक साइड कितनी है, आर डी थीटा, एक साइड कितनी है, आर साइन थीटा डी फाई, और एक साइड कितनी है, डी आर, तो डीवी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा डीवी, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर, साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर, इसकी जगह लिख दो कितना, डीवी अपॉन आर स्क्वायर। तो डीवी अपॉन आर स्क्वायर यहां पुट करना, तो ये हो जाएगा क्यू इन माइनस क्यू आउट इन रेडियल डायरेक्शन 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर के आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर इंटू डी वी, इसके जगह डी वी अपॉन आर स्क्वायर पुट कर दिया है, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर
1, या फिर इसको इक्वेशन 1 दे दो तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इतना एक बार नोट करो, ये रेडियल डायरेक्शन के लिए था। आगे बात करते हैं थीटा और फाई डायरेक्शन के लिए। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, डन ना, नोट कर लो। नोट कर लिया ना। डन ना, सुनो, ये किसके लिए था? रेडियल डायरेक्शन के लिए। आगे मैं बात करूंगा किसके लिए? थीटा डायरेक्शन के लिए। देखो एक मिनट, आगे मैं बात कर रहा हूं थीटा डायरेक्शन के लिए, देखना। देखो मैं बात कर रहा हूं क्यू इन माइनस क्यू आउट फॉर थीटा डायरेक्शन। थीटा डायरेक्शन के लिए बात करोगे तो देखो थीटा डायरेक्शन ये है ना। तो एंटर हो रहा है क्यू थीटा और एग्जिट हो रहा है क्यू थीटा प्लस डी थीटा। तो हो जाएगा क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डेल अपॉन डेल थीटा। मुझे बताओ थीटा डायरेक्शन में थिकनेस कितनी है? थीटा डायरेक्शन में थिकनेस कितनी है, दिखाई दे रही है आपको? थीटा डायरेक्शन में थिकनेस डी थीटा है या आर डी थीटा है? देखो थीटा डायरेक्शन ये है, यहां पर एंटर हुआ, यहां पर एग्जिट हुआ, थिकनेस कितनी है? आर डी थीटा है, आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर एंटर हुआ, यहां पर एग्जिट हुआ, थिकनेस यहां से यहां तक की कितनी है? आर डी थीटा है, आपको दिख रहा होगा। और अगर थिकनेस आर डी थीटा है तो यहां डेल अपॉन डेल थीटा नहीं आएगा, डेल अपॉन आर डेल थीटा आएगा।
ठीक, क्यू माइनस क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डेल अपॉन आर डेल थीटा क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा। भाई अपन क्या लिखते थे, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। वहाँ डेल एक्स और डी एक्स क्या होता था, थिकनेस। यहाँ पर थिकनेस डी थीटा नहीं है, थिकनेस आर डी थीटा है। ठीक है, कल वाला डेरिवेशन याद होगा आपको, क्यू थीटा से क्यू थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर से आर भी कैंसिल होगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल थीटा। क्यू थीटा को फूरियर्स लॉ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ के डी टी अपॉन डी थीटा नहीं होगा, आर डी थीटा होगा, बिकॉज द थिकनेस इज आर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये एरिया कौन सा होता था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। एरिया देखना, देखो थीटा डायरेक्शन पे हीट यहां से निकल रही है, तो देखो ये वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा क्या, ये है डी आर और ये स्ट्रिप कितनी है आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, ये आर साइन थीटा इंटू डी फाइव और ये डी आर, ये वाला एरिया होगा थीटा के परपेंडिकुलर। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल थीटा, कोई डाउट हो तो पूछते जाना, एरिया ये हो जाएगा डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाइव अपॉन कितना है आर डी टी अपॉन डी थीटा इंटू कितना डी थीटा। ऐसा ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। मुझे बता दो इस एरिया में कोई डाउट है कि आपको, परपेंडिकुलर एरिया जो लिया है, और ये हो जाएगा कितना डेल अपॉन डेल थीटा कि सब कुछ कॉमन आ जाएगा, थीटा साइन थीटा कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, साइन थीटा डिफरेंशिएशन के बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, साइन थीटा बाहर नहीं आएगा, डी टी अपॉन डी थीटा, बाकी डी आर डी फाइव बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर बचेगा कितना डी आर डी फाइव इंटू डी थीटा। और इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे ना, आप अपनी कॉपी में देखना, वॉल्यूम की जो वैल्यू लिखी थी डीवी की, वो लिखी थी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव, तो इसकी जगह लिखोगे तो क्या हो जाएगा डीवी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा के साइन थीटा डी टी अपॉन डी थीटा इंटू डी वी, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखो ये बात समझ में आई हाँ या नहीं, इसको एक बार नोट करो, दिस इज क्यू इन माइनस क्यू आउट इन थीटा डायरेक्शन। थिकनेस आर साइन थीटा डी फाइव नहीं होगी। देखो बेटा, ये है डी थीटा, ये है डी थीटा, तो डी थीटा डायरेक्शन ये है ना, थीटा डायरेक्शन ये है, ये देखो ये डी थीटा है, थीटा डायरेक्शन ये है, तो ये वाला आर्क, ये वाला आर्क होगी थिकनेस, और ये वाला आर्क कितना है आर डी थीटा है ना, यहाँ पे एंटर हुआ और यहाँ पर एग्जिट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है आर आर डी थीटा, है ना। यहाँ पर एंटर हुआ, यहाँ से एग्जिट हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये लिखी है आर डी थीटा। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना।
नोट कर लिया ना? डन। सुनो, ये थीटा डायरेक्शन के लिए था, अब मुझे किसके लिए निकालना है? फाई डायरेक्शन के लिए। तो सुनना, मुझे निकालना है क्यू इन माइनस क्यू आउट इन फाई डायरेक्शन। फाई डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू फाई माइनस क्यू फाई प्लस, फाई डायरेक्शन देखो कौन सी है, यहां पर एंटर हुआ क्यू फाई और बोर्ड के बैक साइड में एग्जिट हुआ ये। फाई डायरेक्शन में ये थिकनेस है कितनी? आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई क्यू फाई इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ठीक, वही है क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर थिकनेस डी एक्स के जगह ये है आर साइन थीटा इंटू डी फाई है, वही लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्यू फाई से क्यू फाई कैंसिल हो जाएगा, आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आएगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल फाई। क्यू फाई को फोरियर्स लॉ से लिख सकता हूं माइनस के डी टी अपॉन आर साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू कितना हो जाएगा? डी फाई, ऐसा कुछ। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आएगा डेल अपॉन डेल फाई के एरिया कौन सा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो देखो क्यू फाई देखो ध्यान से यहां पर एंटर हो रहा है, तो ये वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा क्या? देखो ये वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा, यहां से एंटर हो रहा है, तो ये आर्क कितना है? ये आर्क है आर डी थीटा, और ये वाला आर्क कितना है? डी आर। तो डी आर इंटू आर डी थीटा इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डी आर इंटू आर डी थीटा डी टी अपॉन डी फाई, और नीचे है आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी फाई। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये डी आर और डी थीटा को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई के डी टी अपॉन डी फाई, और बाहर बचेगा डी आर डी थीटा डी फाई अपॉन साइन थीटा, ऐसा। डी आर डी थीटा और डी फाई को वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे तो डी वी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, अपनी कॉपी में देख सकते हो। इसकी जगह लिखोगे डी वी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और एक साइन थीटा पहले से है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई के डी टी अपॉन डी फाई इंटू डी वी, एंड इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो जाएगा? क्यू इन माइनस क्यू आउट इन फाई डायरेक्शन। इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नोट कर लेना तो मुझे बता देना।
नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? सुनो, अब मुझे करना क्या था, कुछ भी नहीं, क्यू इन माइनस क्यू आउट मैंने तीनों डायरेक्शन के लिए निकाल लिया है, उनकी वैल्यू पुट कर दो उस एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में, इसमें देखना। अब वैल्यू पुट करोगे तो क्यू इन माइनस क्यू आउट जो रेडियल डायरेक्शन में आया था वो देखते जाना अपनी कॉपी में क्या आया था, 1/r² डेल अपॉन डेल आर KR² DT अपॉन DR, ये आया था रेडियल डायरेक्शन में। पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहा हूँ, डीवी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थीटा डायरेक्शन में क्या आया था, 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा K साइन थीटा DT अपॉन D थीटा, क्रॉस चेक करते जाना, यही आया था। फाई डायरेक्शन में आया था 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई K DT अपॉन D फाई, प्लस क्या था, क्यू डॉट जनरेशन माइनस स्टोरेज कितना था, रो सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये क्या हो जाएगी आपकी, यही क्या है आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। सुनो, ये क्या हो जाएगी आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक, इसमें मैं कुछ कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, कुछ कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, सुनना। पहला अजम्पशन ले रहा हूं, 1D फ्लो, थीटा और फाई डायरेक्शन में 0 हो जाएंगी चीजें। दूसरा, नो जनरेशन, ये 0 हो जाएगा। तीसरा, नो स्टोरेज या स्टडी स्टेट, ये 0 हो जाएगा। और चौथा, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। वन डायमेंशन मतलब ये 0 हो जाएगा, नो जनरेशन मतलब ये 0 हो जाएगा, नो स्टोरेज मतलब ये 0 हो जाएगा। बचेगी केवल पहली वाली टर्म, मतलब 1/r² डेल अपॉन डेल आर KR² DT अपॉन DR इज इक्वल टू 0। और कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, कॉमन आके 0 में चली जाएगी, ये भी 0 में चला जाएगा और बचेगा डेल अपॉन डेल आर R² DT अपॉन DR इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपने लिए काम की इक्वेशन है, इतना नोट करो। देखो, अगर ये तीन इक्वेशन आपको समझ में आती है ना, तो विश्वास मानो मेरा, पूरा कंडक्शन में कुछ भी नहीं है। केवल ये चीज डिफिकल्ट थी, लोगों का बस यहां पर धैर्य खत्म हो जाता है इन तीन इक्वेशंस में, तीन डेरिवेशन करने में, है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं है पूरी एचएमटी में, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, 3D के लिए क्या, इवन 2D के लिए नहीं आता। आपका जो सिलेबस है वो 1D है, आपका जो सिलेबस है वो 1 डायमेंशन का है। आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन आएगा 1 डायमेंशन का ही आएगा, 2D और 3D का नहीं आएगा ना। हालांकि मैंने डेरिवेशन हमेशा 3 डायमेंशन के ही किए हैं ना। लड़का लिख रहा है कि मोदी जी इज लाइव नाउ। देख लो, पढ़ाई कर लो, एक आध घंटे बाद तो पता ही चल जाएगा आपको कि बुरी खबर कौन सी आने वाली है ना। सुनो, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
नहीं भाई, मैं किसी का विरोधी और किसी का समर्थक नहीं हो सकता। मोदी इज नॉट ए आइडियोलॉजी, और विरोध और समर्थन हमेशा आइडियोलॉजी का होता है ना। मोदी, राहुल, केजरीवाल जो भी हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, जितने भी हैं, दीज ऑल आर नॉट द आइडियोलॉजी, है ना। विरोध और समर्थन समर्थन हमेशा आइडियोलॉजी का होता है ना। इसको नोट कर लिया क्या? इसको नोट कर लिया क्या? लड़का लिख रहा है देन सपोर्ट द गवर्नमेंट। बेटा ये लोकतंत्र है, इसमें ईश निंदा जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। ठीक है, सुनो। ऋतिक ने कुछ लिखा है ना, और ये कटु सत्य है, इसको पढ़ लो, और यही मेरे भाव है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं ना। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? सुनो, 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 करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, सीएसई इंटरव्यू अलग चीज है यार, वो एक डिप्लोमेसी है ना, वो एक डिप्लोमेसी, वहां पे आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। बट द ट्रूथ इज, लिखा हुआ है आपके ऊपर वाले कमेंट्स में, पढ़ सकते हो ना, यही ट्रूथ है ना। सुनो, सीएसई इंटरव्यू अलग चीज है। हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने 3 डेरिवेशन किए केवल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, जो हम लोगों ने, और हम लोग कभी 3D या 2 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा बात करेंगे किसकी, 1 डायमेंशन की, है ना। और ये पूरे जो बड़े बड़े इक्वेशंस है ना, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, उसको याद रखना केवल, है ना। एक बार आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखो, प्लेन स्लैब का जो डेरिवेशन कराया था, उसकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो। जो लड़का लिख रहा है न्यूट्रल व्यूज होना चाहिए, बेटा जो ऋतिक ने लिखा है ना, वो न्यूट्रल व्यूज ही हैं, सबके लिए व्यू ऐसे ही है ना। और यही अकाट्य सत्य है, आप आज मानो या 10 साल बाद मानो, जिस दिन आपको सच्चाई का ज्ञान होगा, आपको समझ में आएगा कि यही सच है ना। ठीक है, सुनो, अपन बात करते हैं। प्लेन स्लैब का जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन था, उसको एक बार देखो। प्लेन स्लैब का जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन था, उसको एक बार देखो। प्लेन स्लैब का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो, आपको कुछ ऐसा मिला होगा। जो आपको याद रखना है वो मैं बता रहा हूं। प्लेन स्लैब का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप देखोगे तो उसकी पहली टर्म क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 प्लेन स्लैब के लिए, है ना। आपसे 2D और 3D का नहीं पूछेगा, 1D का ही पूछेगा। उसके बाद सिलेंडर के लिए पहली टर्म देखो, सिलेंडर वाला का डेरिवेशन देखो, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, उसकी पहली टर्म देखो, 1/r डेल अपॉन डेल आर के आर डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तीसरा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का देखो, पहला टर्म, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का पहला टर्म था 1/r² डेल अपॉन डेल आर के आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको केवल इतना याद रखना है, प्लेन स्लैब के लिए ये, सिलेंडर के लिए ये, स्फेरिकल के लिए ये, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब सुनो, नोट हो गया होगा। बस आपको इतना याद रखना है ना,
आर अपॉन आर यहाँ पर है और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर है, इस तरह से भी याद रख सकते हो ना। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन में रखकर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन आ सकती है क्या? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख करके आ सकती है क्या? बेटा करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। एक बार देखना, शायद आ जाएगी। हाँ ठीक है, फिर आ जाती है तो फिर ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट कर लिया ना। इसको नोट कर लिया ना। सुनो, एक हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। एक हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, ये बेसिक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो पूरे एचएमटी में कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी क्या है कि जैसा हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते थे ना, वहां पर रेजिस्टेंस सर्किट ड्रॉ करते थे, रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते थे और करंट फाइंड आउट करते थे ना। तो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं उन सारी चीजों को हीट ट्रांसफर से। हो क्या रहा था, वहां पर करंट ट्रांसफर होता था, यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है। वहां वोल्टेज डिफरेंस होता था, यहां टेम्परेचर डिफरेंस है। वहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था और यहां थर्मल रेजिस्टेंस है। तो जैसे सर्किट वहां ड्रॉ किया था वैसे ही सर्किट यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं। फिर से सुनना, वहां इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था, यहां हीट फ्लो हो रही है। वहां वोल्टेज डिफरेंस था, यहां टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक, वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था और यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो 2 मिनट सुनो। हम लोग बात करते थे फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, कुछ इस तरह से कि अगर यहां पर करंट फ्लो हो रहा है आई, यहां पर वोल्टेज है V1 और यहां पर वोल्टेज है V2 और रेजिस्टेंस है R, ये जो आई करंट फ्लो होता था ना, उसको हम लोग dV अपॉन R लिख सकते थे। पता है, सबको पता है आई क्या होता था, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते थे। सिमिलरली फॉर हीट ट्रांसफर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि वही रेजिस्टेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था और यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस है। यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस है। यहां वोल्टेज डिफरेंस था और यहां टेम्परेचर डिफरेंस है। यहां करंट फ्लो हो रहा था और यहां हीट फ्लो हो रही है। तो जिस तरह से यहां पर करंट को लिखा है उस तरह से यहां हीट को भी लिख सकता हूं। यहां dV अपॉन R था तो यहां क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन R थर्मल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, अगर मैं कंडक्शन के लिए लिखना चाहूं, फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए क्या होगा, मान लो आपको कोई एक प्लेन स्लैब दे रखा है और ये लेंथ L दे रखी है, कुछ ये लेंथ L दे रखी है और यहां पर एरिया दे रखा है कुछ कुछ A, कैपिटल A, और यहां पर टेम्परेचर दे रखा है T1 और यहां पर टेम्परेचर दे रखा है T2 और यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है Q डॉट। ठीक, अगर मुझे हीट ट्रांसफर रेट लिखना है ना तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, अपन पढ़ चुके हैं फोरियर्स लॉ। ठीक है,
फूरियर लॉ पढ़ चुके हैं, वैल्यू पुट करना तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के ए डी टी क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, dx कितना हो जाएगा l, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, या फिर लिख सकते हो टी वन माइनस टी टू अपॉन एल अपॉन के। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं किससे, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर थर्मल से, ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू अपॉन आर कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन के लिए लिख रहा था ना। तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस कितना आएगा, एल अपॉन के हो जाएगा, तो आर कंडक्शन हो जाएगा एल अपॉन के। मतलब ये कि अगर आज के बाद, मतलब ये कि अगर आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें स्लैब वगैरह दे रखी होगी, तो मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा। मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊंगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी एल अपॉन के, और क्यू डायरेक्टली निकाल लूंगा डी टी अपॉन रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, आर कंडक्शन कितना है एल अपॉन के, यहां पर टेम्परेचर लिखूंगा T1, यहां पर टेम्परेचर लिखूंगा T2, और हीट ट्रांसफर कितनी होगी Q डॉट। यहां तक बात समझ में आई कि आपको मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आई कि आपको मैं क्या कह रहा हूं? मैं बस इतना कह रहा हूं कि जैसे वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, वैसे यहां हीट फ्लो हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, है ना। ठीक, अब सुनो, फॉर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के लिए क्या होगा देखो, मान लो कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और मुझे दे रखा है कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज Ts एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज T इंफिनिटी, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, H है। तो यहां पर क्या होगा, Q इज इक्वल टू होगा एच ए Ts माइनस टी इंफिनिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर रेट लॉ ऑफ द कन्वेक्शन मैं बता चुका हूं आपको। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखो Ts माइनस टी इंफिनिटी अपॉन वन अपॉन एच ए, और अगर इसको कंपेयर करूं Ts माइनस टी इंफिनिटी अपॉन आर कन्वेक्शन से, तो देखो आर कन्वेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन एच ए। मतलब ये कि अगर आज के बाद कन्वेक्शन का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी स्लैब दे रखी होगी उसके लिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, यहां टेम्परेचर टी एस है और यहां टी इंफिनिटी है, यहां टी एस है और यहां टी इंफिनिटी है, और हीट ट्रांसफर है क्यू डॉट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी, वन अपॉन एच ए। ठीक है, निष्कर्ष बस इतना है कि अगर कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, एल अपॉन के, और कन्वेक्शन के लिए कितना होता है, वन अपॉन एच ए, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? ठीक है आशीष शर्मा, तुम ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में तुम मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दो। सुनो, ठीक है सुनो बेटा, हमेशा एक बात समझाता हूँ लोगों को, जो ईश निंदा है ना, वो अलाउ होती है डेमोक्रेसी में, है ना। ईश निंदा अलाउ होती है डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप जब होता है तब वो ईश निंदा गलत चीज होती है। जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा नहीं है, ईश निंदा वाला कानून है ना। चाइना में ईश निंदा वाला कानून है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ईश निंदा अलाउ है ना। ठीक है, नोट कर लिया ना इसको? नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? और हमेशा हमेशा याद रखो, मेरी एक सलाह है, हमेशा याद रखना, कभी किसी व्यक्ति के समर्थक या विरोधी मत बनना। समर्थन या विरोध हमेशा विचारधारा का होता है, आइडियोलॉजी का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है ना। हमेशा कहता हूं मैं। ठीक है, आगे देखो, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष केवल ये है कि जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है वो L/K होता है, और जो कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? 1/HA होता है। ठीक, अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। मुझे क्या देखना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अपनी आइडियोलॉजी भी मैकेनिकल है मेरे भाई, अपनी आइडियोलॉजी भी मैकेनिकल है, अपन उसी का समर्थन करेंगे। सुनो, और आइडियोलॉजी जो मैकेनिकल है उसमें भी जो अपना जो कोर पार्ट है वो अभी HMT आइडियोलॉजी है ना। सुनो, बात करते हैं। सुनो, एक हेडिंग डालो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। एक हेडिंग डालो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सुनो, लड़का लिख रहा है, ठीक है, चर्चा करेंगे कभी, है ना। मैं कभी आता हूँ MITS तो बात करेंगे ना। सुनो, रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल, देखो मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। देखो, मैं पहले बात कर रहा हूँ फॉर सीरीज। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो देखो क्या होगा, कुछ ऐसा है मामला, ये R1 है और ये R2 है ना। और देखो, सीरीज में अगर कोई आपसे पूछे ना, तो सीरीज में कुछ ऐसा है कि ये स्लैब है और एक स्लैब ये है। आपको दे रखा होगा कि यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है Q डॉट, और इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2, और यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है Q डॉट। जितनी हीट है वो निकल जाएगी। अब रेजिस्टेंस डायग्राम अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो मामला कुछ ऐसा होगा। आपको दे रखा होगा कि यहां पर टेम्परेचर T1 है और यहां पर टेम्परेचर T2 है। यहां T1 है और यहां T2 है, यहां R1 है, यहां R2 है। ठीक, और यहां पर हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट है और यहां भी हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट है। याद रखना, याद रखना कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं ना, जैसे ये है सीरीज में,
तो हीट ट्रांसफर रेट हर जगह क्या होता है, सेम होता है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो बीच में आप कहीं टेम्परेचर मान लो कितना है, T है, मान लो कि टेम्परेचर कितना है, T है। तो आपको पता है कि जितना रेजिस्टेंस R1 में हीट ट्रांसफर है, जितना रेजिस्टेंस R1 में हीट ट्रांसफर है, उतना ही रेजिस्टेंस R2 में हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर इन R1, Q डॉट फॉर R1 बराबर होगा Q डॉट फॉर R2। और हीट ट्रांसफर क्या होता है, dt अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना। R1 के लिए क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी अपॉन R1, T1 माइनस टी अपॉन R1। R2 के लिए क्या हो जाएगा, T माइनस T2 अपॉन R2, माइनस T2 अपॉन R2, ये हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट, या फिर इधर लिख लो, ये Q डॉट होगा और दोनों जगह बराबर होगा। इन दोनों को सॉल्व करके T की वैल्यू निकाल लो। R2 का यहां मल्टीप्लाई करना, T1 R2 माइनस टी इंटू R2 इज इक्वल टू R1 का यहां मल्टीप्लाई करना, T इंटू R1 माइनस T2 इंटू R1। इसको इधर ले आओ तो T कॉमन आएगा, या फिर उधर ले जाओ, ये हो जाएगा T1 R2, इसको इधर ले आओ, T2 R1, इसको इधर ले जाओ और T कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। T की वैल्यू कितनी आएगी, T1 R2 प्लस T2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू आ जाएगी T की। इस T की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर रहा हूं, देखना। Q डॉट की वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T की वैल्यू ये लिखी है, T1 R2 प्लस T2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन कितना है, R1। R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई करो इसको, T1 R1 प्लस T1 R2 माइनस T1 R2 माइनस T2 R1 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R1, ये हो जाएगा। और आप देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कितना T1 इंटू R2 और T1 इंटू R2 कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहां पर ये R1, ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा Q डॉट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसको कंपेयर कर दो T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट से, इससे, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2। ये बात मुझे आज पता चली है क्या, ये तो मुझे पहले से पता था यार, ये तो आपको पहले से पता था। जब आप इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ते थे, वहां पर जब रेजिस्टेंस डायग्राम पढ़ते थे, तो याद करो, आपको ये बात नहीं पता थी क्या कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? आशीष लिख रहे हैं कि हीट जरूरी है कि बाहर सेम आए। हाँ बेटा जरूरी है, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं तो। अगर मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, मतलब नो जनरेशन नो स्टोरेज की बात कर रहा हूं, तो जितनी जाएगी उतनी आएगी, वो जरूरी है। और अगर जनरेशन और स्टोरेज वाला केस है तो उसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर दूसरे मेथड की बात करेंगे, है ना। ना मेरे भाई, ना 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 ना, अगर जनरेशन और स्टोरेज नहीं हो रहा है तो जितनी जाएगी उतनी आएगी, ये होना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। और जनरेशन और स्टोरेज हुआ तो फिर कुछ और होगा, उसकी बात करेंगे। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। द कंक्लूजन इज कि जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना।
हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? आयुष लिख रहे हैं कि पैरेलल के लिए भी निकालेंगे, अज्यूम कर लेंगे। निकालेंगे बेटा, क्यों नहीं निकालेंगे। अपन ने सीरीज की बात की है, अभी पैरेलल की बात करेंगे। इसको नोट कर लिया क्या? इसको नोट कर लिया क्या? है ना। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट पूछ रहे हो, बात करेंगे अपन, मैं बता दूंगा, है ना। सुनो, इसके बाद देखना रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करूं तो देखो कुछ ऐसा होगा। ये कोई दो स्लैब है, ये स्लैब 1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, और यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है कुछ Q डॉट एंटर करेगी और Q डॉट एग्जिट होगी। इस फेज का टेम्परेचर T1 है, इस फेज का टेम्परेचर T2 है। यहां पर क्या होगा भाई, दोनों में सेम हीट ट्रांसफर होगी क्या? कोई जरूरी नहीं है। जो हीट आ रही है उसमें से कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। कुछ ऐसा होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। और हीट ट्रांसफर हो रही है कितनी, Q डॉट। इसमें से कुछ हीट यहाँ चली जाएगी Q1 और कुछ हीट यहाँ चली जाएगी Q2 और फाइनली यहाँ पर दोनों आ जाएंगी, Q डॉट निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाई कि Q डॉट यहाँ से गई, Q1 और Q2 यहाँ पर डिवाइड हो गई, तो Q1 और Q2 का समेशन Q डॉट के बराबर होगा। Q डॉट बराबर होगा Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट। Q डॉट हो जाएगा Q1 डॉट कितना, Q1 डॉट हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R1 और Q2 डॉट हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R2। तो Q1 डॉट हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन R2, ऐसा कुछ। ठीक, यहां से T1 माइनस T2 को कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। ठीक, और इसको हीट ट्रांसफर रेट को लिख सकता हूं T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। याद करो, ये भी हम लोगों को पहले से पता था कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। याद आ रहा है कुछ? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते थे, तो ये अपन को पता था ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? ठीक है, सुनो। अभी तक अपन ने क्या किया है, ध्यान से सुनना।
अभी तक अपन ने क्या किया है कि मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया कंडक्शन का, कन्वेक्शन का और रेडिएशन का। फिर हम लोग डिटेल्ड स्टडी में आए किसके, कंडक्शन की। हम लोगों ने बात किया कि रीजन ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी के कारण क्या है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। फिर बात किया कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल वगैरह वगैरह सब कर लिया। फिर हम लोग आए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, प्लेन स्लैब, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और तीनों को डिस्कस कर लिया। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात की किसकी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की। और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हम लोगों ने देख लिया किसके लिए, कंडक्शन के लिए भी, कन्वेक्शन के लिए भी, और सीरीज और पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस निकाल लिए है ना। कुछ लिख रहे हो क्या? ये सब पूछ रहे हैं कि क्यों Q1 और Q2 में डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि हम सेम मानते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हम सेम मानते हैं। बेटा इस डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि ये दो स्लैब रखी हुई हैं, एक ये और एक ये। यहाँ से हीट आ रही है, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी, और कोई जरूरी नहीं कि सेम जाए, दोनों में अलग अलग भी जा सकती है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो HMT आगे बिल्कुल इजी है, जितना था जो भी था समझना था वो हो गया, आपका बेसिक तैयार हो गया ना। 2 मिनट आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग केसेस में हीट ट्रांसफर निकालने वाला हूं। पहले मैं निकालूंगा विदाउट हीट जनरेशन, फिर मैं निकालूंगा विद हीट जनरेशन, और फिर मैं निकालूंगा एरिया वेरिएबल के लिए, और फिर मैं निकालूंगा कंडक्टिविटी वेरिएबल के लिए, और फिर मैं निकालूंगा अनस्टडी स्टेट के लिए। तो एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस। मुझे 1 मिनट दीजिएगा केवल, है ना। सुनना, एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस। हीट ट्रांसफर, आप लिख रहे हो पर दोनों स्लैब सामने से तो देख सेम है ना, इतनी स्लैब 1 इतना स्लैब 1, क्यों यहाँ पर क्वांटिटी के रूप में है या क्वालिटी के रूप में? अरे मेरे भाई ऋषभ, जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं ना वो थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, क्वालिटी ऑफ हीट और क्वांटिटी ऑफ हीट की बात थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। यहाँ पर हम लोग हमेशा क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। ये स्लैब दिखने में सेम दिख रही है, इसको ऐसे बना लो यार, आपको अलग अलग दिखेगा। लो ये R1 है, ये R2 है, अब ठीक है अलग अलग दिख रही है। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में हीट जाएगी, है ना। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस। एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस। उसमें केस नंबर 1 लिखना, विदाउट हीट जनरेशन। उसमें केस नंबर 1 लिखना, विदाउट हीट जनरेशन। सुनना, केस नंबर 1 लिखना, विदाउट हीट जनरेशन। सुनना, केस नंबर का 1 का पहला लिखना, फॉर ए प्लेन स्लैब। आप लोगों ने प्लेन स्लैब का कभी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा था क्या? प्लेन स्लैब का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा था क्या अपन ने? उसमें आओ एक बार, जो प्लेन स्लैब का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा था उसमें आओ एक बार, उसमें आओ एक बार। आ गए? इसमें मैं कुछ कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, देखना। पहला एजम्पशन ले रहा हूं, नो स्टोरेज या फिर स्टडी स्टेट। दूसरा एजम्पशन ले रहा हूं 1D फ्लो। तीसरा एजम्पशन ले रहा हूं कंडक्टिविटी कांस्टेंट।
मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको सुनते जाना। प्लेन स्लैब का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के डी टी अपॉन डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डी टी अपॉन डी जेड प्लस क्यू डॉट जनरेशन माइनस रो सी डी टी इज इक्वल टू जीरो। हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट जनरेशन की, तो क्यू जनरेशन वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एजम्पशन ले रहा हूँ विदाउट स्टोरेज, तो रो सी डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। 1D की बात कर रहा हूँ तो y और z वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगी केवल क्या, x वाली टर्म। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और कंडक्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन आके जीरो में चला जाएगा, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको एक बार मुझे क्या करना है, टेम्परेचर की प्रोफाइल निकालनी है, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। एक बार और इंटीग्रेट करना, टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी। इक्वेशन 1 दे देना, और टेम्परेचर प्रोफाइल आपकी कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ये आपकी कैसी हो जाएगी, लीनियर प्रोफाइल हो जाएगी। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, C1 और C2 की, कहां से मिलेगी, बाउंड्री कंडीशन से। आपको दे रखा होगा कि ये एक प्लेन स्लैब है, और इसकी लेंथ L है, यहां टेम्परेचर T1 है और यहां टेम्परेचर T2 है, ये x इज इक्वल टू जीरो है और ये x इज इक्वल टू L है। आपको वैल्यू चाहिए C1 और C2 की, तो बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, एट x इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू T1, एट x इज इक्वल टू L, t इज इक्वल टू T2। तो देखो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा कितना, एट x इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू T1, और दूसरा एट x इज इक्वल टू L, t इज इक्वल टू T2। ऐसा यहां पर वैल्यू पुट करना, निकाल लेंगे ना, वैल्यू निकाल लेंगे। C1 और C2 की वैल्यू कितनी आएगी, C1 कितना आएगा निकाल लेंगे, और C2 कितना आएगा वो भी निकाल लेंगे, टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा, तो एक लीनियर प्रोफाइल हो जाएगी ऐसी, ठीक। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में जाकर के इंटीग्रेट करके C1 और C2 की वैल्यू निकाल करके टेम्परेचर प्रोफाइल बता सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट करना।